हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज है 17 ऑफ मई और 17 ऑफ मई का हम करते हैं करंट अफेयर। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के ऊपर। देखो, एक सुप्रीम कोर्ट ने अभी प्रीवियस डे में एक डिसीजन दिया है कि जो ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो हर किसी को अरेस्ट कर रही है जो भी पब्लिक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर आ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने फॉर प्रोटेक्शन ऑफ दीज पीपल एक डिसीजन दिया है और बोला है, ईडी को डायरेक्शन दिया है कि आप ऐसे किसी को अरेस्ट मत करिए, क्योंकि जब तक उसका जो क्राइम है प्रूफ नहीं हो जाता। कॉग्निजेंस ऑफ कंप्लेंट बाय स्पेशल कोर्ट, अब जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। स्पेशल कोर्ट ने किसी भी पर्सन को समन के लिए बुलाया कि आप आइए और अपना जो भी स्टेटमेंट है दीजिए, अपनी बात रखिए कोर्ट के इन फ्रंट ऑफ कोर्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कंप्लेंट प्रूफ हो गई है। मतलब व्हाट आई मीन्स कि वो लायबल है और उसको ईडी अरेस्ट कर लेगी। अरेस्ट, अब इसका मतलब समन का मतलब कोर्ट ने बोला है कि समन का मतलब ये नहीं होता कि वो पर्सन कस्टडी में है। किसमें? कस्टडी में है और उसको अरेस्ट कर दिया जाए। अगर हालांकि आपको अरेस्ट करना है या फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है तो आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि वी वांट फर्दर इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट दिस पर्सन अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और 2002 में, जो कि एक्ट आया था 2002 में। अब पब्लिक मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग, तो देखो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, जब हम पैसे की डीलिंग करते हैं, ब्लैक मनी की डीलिंग करते हैं, दैट कम अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो ये सिंपल सी बात है, अधिकतर लोगों को पता होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। ठीक है, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पर आप सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सुनिए। इसमें बोला गया है सिंपल कि जो स्पेशल कोर्ट समन के लिए किसी को बुलाती है अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, किसी के खिलाफ कंप्लेंट होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कंप्लेंट का कॉग्निजेंस हो गया है और वो कस्टडी में है, उसको अरेस्ट कर लिया जाए ईडी के द्वारा। बट नहीं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो कस्टडी में है, समन के लिए बुलाया है। आपको अगर अरेस्ट करना है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है, तो कोर्ट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। चलते हम नेक्स्ट न्यूज पर। देखो, नेक्स्ट न्यूज हमारी राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर। अब ये है क्या, मेरी बात सुनो। देखो, जब हमारा भारत का संविधान आया था तो राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था। क्या था? इसको अपन बेस बना रहे हैं, ये भी एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, फंडामेंटल राइट्स था। देन आफ्टर क्या हुआ कि हमारे इंडिया में लैंड रिफॉर्म आया तो जो बहुत बड़े लैंड होल्डर थे तो उनसे ज़मीन ली गई और गरीबों को दी गई। तो उससे क्या हुआ कि जो बड़े बड़े व्हाट वी से दैट्स गाँव में जिन पर बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी, बड़े बड़े वो बनिया लोग और जो भी बड़े बड़े जो भी बोलते थे महंत, या कुछ भी महंत नहीं, महंत तो साधु हो गया, जो भी बोलते थे, पर जो होल्डर थे ज़्यादा लैंड को होल्ड करने वाले, तो वो गए सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि फंडामेंटल राइट वॉयलेशन हो रहा था। उनने सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन लगाई कि इट इज़ अगेंस्ट और इट इज़ वॉयलेशन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट। सरकार हमारी ज़मीन छीन रही है बिना वजह और हमको राइट टू प्रॉपर्टी का एक राइट दिया हुआ है फंडामेंटल राइट के अंदर। तो इसके लिए सरकार ने नया नियम निकाल दिया, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट बना दिया। आर्टिकल नंबर 300A में डाल दिया राइट टू प्रॉपर्टी को, और मौलिक अधिकार की जगह, मतलब फंडामेंटल राइट की जगह, इसको बना दिया लीगल राइट। अब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि अब प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है उनको एक्वायर कर लेती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेती है विदाउट इन्फॉर्मिंग द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, और विदाउट मीन्स कम कंपनसेशन से कर लेगी एक्वायर सरकार। तो सरकार तो आप जानते हो राजा है, तो सरकार एक्वायर, पर सुप्रीम कोर्ट उससे भी बड़ा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, वो सरकार को ही मानना पड़ेगा। तो इनने बोला है कि राइट टू प्रॉपर्टी में आपको 7 राइट मानने पड़ेंगे, तभी आप प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हो, कोई भी प्रॉपर्टी को। तो सबसे पहला राइट होता है राइट टू नोटिस। राइट टू नोटिस, आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है, कि हम आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहे हैं। दूसरा है राइट टू हियर। अब जैसे मान लीजिए जो प्रॉपर्टी का ओनर है उसे ऑब्जेक्शन है किस चीज़ से, एक्विजिशन से, तो वो अपनी ऑब्जेक्शन लगा सकता है और सरकार को अपनी दलील दे सकता है कि यार इस वजह से हम आप एक्वायर नहीं कर सकते। देन आफ्टर तीसरा है
राइट टू रीजन डिसीजन। आपको रीजन बताना पड़ेगा कि हम आपकी प्रॉपर्टी क्यों एक्वायर कर रहे हैं, क्या कारण है। सरकार को, ओनर को बताना पड़ेगा कि आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर क्यों हो रही है। ठीक है। चौथा राइट है, 7 राइट है ये। चौथा राइट क्या कहता है? एक्वायर एक्विजिशन प्रॉपर्टी ओनली फॉर पब्लिक पर्पस। सिर्फ चौथा राइट है कि आपको जो प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हो वो सिर्फ ओनली पब्लिक पर्पस के ही लिए कर सकते हो। प्राइवेट प्रॉपर्टी को सरकार एक्वायर एक्विजिशन तभी कर सकती है जब वो पब्लिक पर्पस के लिए कोई भी काम कर रही है। पांचवा राइट है फेयर कंपनसेशन। मतलब आपने जो प्रॉपर्टी एक्वायर करी है उसका कंपनसेशन दीजिए, फेयर, जो भी कानून के हिसाब से है। छठवां राइट है एफिशिएंटली एक्वायर या एक्विजिशन प्रॉपर्टी। समझ रहे मेरी बात को कि एफिशिएंटली एक्वायर करी जाए, एक्विजिशन करी जाए प्रॉपर्टी को। ठीक है। और सातवां जो 7th एंड लास्ट राइट है, राइट टू कंसिक्वेंसेस या कंक्लूजन। राइट टू कंक्लूजन, राइट टू कंक्लूजन। कंक्लूजन फाइनल अप्रूवल हो जाए तो उसका भी राइट है कि हाँ पूरी प्रोसीजर हो जाए। तो ये 7 राइट है जो कि सरकार को फॉलो करने पड़ेंगे अगर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्विजिशन करना चाहता है, एक्वायर करना चाहता है फ्रॉम पब्लिक प्राइवेट ओनर से फॉर पब्लिक पर्पस के लिए। तो वो 7 राइटों को फॉलो करे तभी वो प्रॉपर्टी एक्वायर की जाएगी। ठीक है। ये न्यूज़ है, ज़्यादा बड़ा कोई वो नहीं है। ठीक है। अब 2 चीज़ याद रखना है इसमें कि 7 राइट याद रखना और आर्टिकल नंबर 300A याद रखना। चलते हैं हम नेक्स्ट उस पर। देखो आज तो आप सोच रहे हो कि हर चीज़ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आ रही है, तो फिर से भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही है। जो कपिल सिब्बल है ये बहुत बड़े एडवोकेट है और ये पॉलिटिशियन भी है, कांग्रेस की सरकार में मिनिस्टर भी थे, लॉ मिनिस्टर भी होल्ड करा, लॉ मिनिस्टर भी और कई सारे मिनिस्टर भी होल्ड करके रखी है इनने। तो कपिल सिब्बल साहब ये इलेक्ट हो गए, was elected to president of सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। मतलब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं, इलेक्टेड हो चुके हैं। और ये थर्ड टाइम हुआ है ऐसा, थर्ड टाइम इन 3 डिकेड। मतलब 30 साल में ये 3 बार प्रेसिडेंट बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 3 बार प्रेसिडेंट बन चुके हैं इस 30 साल में। तो देख रहे हो आप कितना टैलेंट है सर के अंदर कि ये 3 बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तीसरी बार है ये 30 साल के अंदर, बहुत बड़ी बात है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है हमारी यूक्रेन और रसिया के ऊपर। अब देखो क्या है, मैं आपको बात बताता हूँ कि आप जानते हो, जैसे अधिकतर मेरे स्टूडेंट और मेरे भाइयों सब जानते होंगे कि रशिया और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है और अच्छी खासी लड़ाई चल रही है, ऐसी वैसी लड़ाई चल रही है, वार चल रहा है दोनों के बीच में। इसी को लेकर पूरा वर्ल्ड परेशान है और पूरा वर्ल्ड कह रहा है कि पीसफुली कोई प्रोसेस कर लो यार, ख़त्म करो इस बार को, कोई प्रोसेस करते हैं। तो इसी को लेकर एक स्विट्जरलैंड के फॉरेन सेक्रेटरी है, ये फॉरेन सेक्रेटरी सर है, फॉरेन सेक्रेटरी, ये इंडिया में विजिट किया है, इनने इंडिया में विजिट किया है। अब विजिट क्यों किया है इसका कारण है क्योंकि 15 जून को 15 जून को एक मीटिंग होने वाली है, पीस समिट होगी, पीस समिट इन यूक्रेन। मतलब यूक्रेन के बारे में पीस समिट होगी स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में होगी। और ये जो फॉरेन सेक्रेटरी है वो स्विट्जरलैंड के हैं, याद रखना, भूल ना जाना। स्विट्जरलैंड के फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया आए थे और इंडिया से रिक्वेस्ट करिए कि जो 15 जून को मीटिंग होने वाली है पीस प्रोसेस यूक्रेन के अंदर, उस मीटिंग में आप भी आइए, प्लीज़ आप आइए। इंडिया से बहुत बड़ी रिक्वेस्ट कर रही है ये। पर इंडिया से रिक्वेस्ट क्यों कर रही है? क्योंकि इंडिया तो डेवलपिंग कंट्री है। देखो इंडिया ने जो अपनी पहचान ग्लोबल लेवल पर बनाई है
इस 10 या 15 साल के अंदर ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान और अपनी पोजीशन इंडिया ने जो बनाई है उसका कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि इंडिया की वैल्यू इस ग्लोबल लेवल पर बहुत हो गई है और इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशन और द इंटरनेशनल इशू में भी पार्टिसिपेशन इंडिया का बहुत ज़रूरी है। मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि इनने बोला स्विट्जरलैंड इनके फॉरेन सेक्रेटरी ने कि आपकी बहुत वैल्यू है, आपकी इंटरनेशनली और ग्लोबली आपकी इन्फ्लुएंस है, आपकी बात मानी जाती है। आप आइए इस मीटिंग में। 15 जून को ये मीटिंग है स्विट्जरलैंड के अंदर, जिसमें कि पीस प्रोसेस, यूक्रेन में पीस प्रोसेस होने के लिए, पर इंडिया का एक ही स्टैंड है। इंडिया का स्टैंड क्या है? इंडिया शुरू से इस मैटर पर न्यूट्रल है। इंडिया इस मैटर पर न्यूट्रल है, ना ही रसिया का सपोर्ट कर रही है, ना ही यूक्रेन का सपोर्ट कर रही है। क्योंकि मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग जितनी मैंने पढ़ाई करी है अपने कैरियर में यूपीएससी एमपीपीएससी की, तो मैंने ये जाना है कि यूक्रेन से हमारे इतने अच्छे रिलेशन नहीं है अगर कंपेयर किया जाए रसिया के साथ। तो रसिया से हमारे अच्छे रिलेशन है, बट आप देखे जाइए इंडिया की ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू की इंडिया अभी भी न्यूट्रल है। हालांकि चाहे तो वो रशिया का सपोर्ट कर सकती है और न्यूट्रल रह रही है, वो ना ही रशिया का सपोर्ट कर रही है ना ही यूक्रेन का सपोर्ट कर रही है, वो न्यूट्रल है। तो इंडिया ने बोला है कि हम सोचेंगे इसके बारे में, अभी तो हमारा एक ही स्टैंड है, न्यूट्रल है, हम देखते हैं फिर क्या होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये क्या है? तो आपको मालूम है मेरे स्टूडेंट, मेरे भाइयों, कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारे नेशनल हाईवे बनाती है और उनको मेंटेन भी करती है। आप जाते होंगे रोड, तो आपको पता ही होगा आजकल की इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा होते जा रहा है और कई सारे हाईवे बन रहे हैं, बहुत अच्छा हाईवे बन रहे हैं और एक्सप्रेस वे बहुत अच्छा बन रहा है। जैसे कि मैं प्रीवियस कुछ महीने पहले मैं बाई रोड गोवा गया था, तो मैंने नासिक टू मुंबई का हाईवे एक्सप्रेस वे देखा था। बड़ा ज़बरदस्त मुंबई नागपुर का एक्सप्रेस वे है, बहुत अच्छा। मतलब आप बेफिक्र होकर गाड़ी चलाइए, कोई एक्शन का डर नहीं है और स्ट्रेट। तो वो तो बात सेकेंडरी है, इसको प्राइमरी तो अपनी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो इसने सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कि आप अपने प्रोजेक्ट को चालू रखिए जो प्रोजेक्ट सरकार के नोटिफिकेशन आया था उससे पहले के, जो स्टार्ट हो चुके थे। तो नोटिफिकेशन क्या था सरकार का? सरकार ने 2020 में नोटिफिकेशन निकाला था और बोला था कि जो लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, डू नॉट नीड एनवायरमेंट क्लियरेंस। उनको एनवायरमेंट क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। मतलब लीनियर प्रोजेक्ट है, उनको एनवायरमेंट क्लियरेंस की जरूरत नहीं है, वो बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के हो सकते हैं। ठीक है। अब 2021 में 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को इलीगल बता दिया और इस डिसीजन को ओवर रूल कर दिया, मना कर दिया कि डिसीजन आपका गलत है और स्टे लगा दिया इसके ऊपर। देन आफ्टर क्या हुआ ये अपन समझते हैं। लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कौन कौन से होते हैं? तो देखो, रोड आता है इसके अंदर, रोड्स, और पाइपलाइन जमीन में पाइपलाइन डलती है फॉर बोरिंग के लिए या किसी भी चीज के लिए पाइपलाइन डल रही है, दैट इज कम अंडर द लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला 2020 में, बोला था कि नहीं यार, इसके लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस जरूरत नहीं है। देन आफ्टर 2021 में स्टक डाउन कर दिया इस ऑर्डर को, नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने, और बोला कि आपको एनवायरमेंट क्लियरेंस तो हर प्रोजेक्ट में चाहिए ही चाहिए, आप कुछ भी करें। और दूसरा, अभी राइट नाउ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बोला है कि आपके इस नोटिफिकेशन से पहले जो भी प्रोजेक्ट चल रहे थे वो कंटिन्यू रखिए, उनको बंद मत करिए, पर नोटिफिकेशन के बाद जो भी लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बने थे उनको बंद कर दीजिए अभी, पर जो पहले स्टार्ट हो चुके हैं नोटिफिकेशन से पहले उनको आप कंटिन्यू रखिए। तो यही न्यूज थी। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी इंडिया का एक्सपोर्ट्स। तो देखो, इंडिया का जो गुड्स एक्सपोर्ट है, गुड्स एक्सपोर्ट, वो एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि इन फ्यूचर $500 बिलियन तक जाने की संभावना है। अब ये संभावना क्यों है? देखो, मैं जैसे बताता हूं कि प्रीवियस लेक्चर में, कई लेक्चर में बताया मैंने, इसके कई सारे कारण हैं। रीजन को समझेंगे, रीजन क्या क्या है। तो देखो, सबसे पहला रीजन है इंप्रूविंग डिमांड्स ऑफ वर्ल्ड की दिन प्रतिदिन डिमांड बढ़ते जा रही है
और दूसरा रीजन है गुड मॉनसून दिस ईयर। 2024 में इंडिया में अच्छा मॉनसून है। मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि 31 मई को साउथ वेस्ट मॉनसून हिट कर देगा केरला में, जो कि अप्रोक्सीमेटली 10 या 15 जून तक आता है केरला में मॉनसून। तो 31 मई को हिट कर देगा। और मैंने बताया था कि इस बार अबव नॉर्मल रेन होगी, तो अच्छा मॉनसून है, किसानी खेती ज़्यादा होगी। ठीक है, दूसरा रीज़न। और तीसरा रीज़न है कि जो रेड सी पर क्राइसिस चल रहा था, जिससे क्या हो रहा था कि ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट बढ़ रही थी, तो वो खत्म होने वाला है। तो इंडिया का डेफिनेटली एक्सपोर्ट $500 बिलियन तक जाने की संभावना है और होगा भी। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल 18 मई के नए करंट अफेयर के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।